हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा था 1206 से लेकर के 1526 तक का। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आज की हमारी वीडियो जो है यूपीपीसीएस हो का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या आरओ का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड रहा था 1206 से लेकर के 1526 तक। और इसमें टोटल जो कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो इसमें टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। इनको एक सीक्वेंस से याद रखिए, कई बार ये इनका मतलब ऐसे ही सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, इनको अरेंज करने को दे देता है। तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर सबसे लास्ट में कौन सा, लोधी वंश आया था। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश में टोटल जो रूलर मतलब टोटल जो शासक हुए थे, कितने हुए थे? 11 हुए थे। लेकिन यहाँ पर 11 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे। और गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, ममलूक वंश से। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और ये शासन इसने कब से लेकर के कब तक किया था? ये 1206 से लेकर के 1210 तक रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक की बात करें तो कौन था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसको मतलब कुछ जो पदवी या उपाधियां हासिल थी, उसमें ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, क्योंकि ये गुलाम वंश की मतलब गुलाम वंश का नाम इसलिए रखा था क्योंकि ये खुद गुलाम था। इसलिए इसने कभी जो है खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। इसने मलिक, सिपा सालार, लाख बख्श और पील बख्श, ये उपाधियां थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी खुद को जो है सुल्तान का पद नहीं दिया, कभी खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी। और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, इसलिए इसको ये लाख बख्श भी कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? तो ये 1208 में। 1208 में इसको ये गुलाम से मतलब मुक्ति मिल गई थी, दास्ता से। और राजधानी जो है इसके टाइम पे कौन थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे राजधानी क्या थी? लाहौर थी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके समय में कुछ लोगों को जो संरक्षण दिया गया था, तो उसमें ये हसन निजामी थे, इनकी एक रचना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ताजुल मासिर। ये हसन निजामी और ये फ़क्र ये मुदब्बियार जो है, इन लोगों को संरक्षण दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में। नेक्स्ट बात करेंगे, और इसके समय में कुछ जो निर्माण कार्य हुए थे, उसमें 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम, ख्वारिज्म और ये कुतुब मीनार, ये सभी निर्माण कार्य जो है इसके ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही प्रारंभ हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये 1210 में हुई थी। ये डेट भी याद रखिए, कई बार पूछ ली जाती है। और ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर के, मतलब चौगान एक गेम होता है जो घोड़े से पे मतलब चढ़ कर के खेला जाता है, तो इससे गिर करके चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। और कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर? तो ये लाहौर में बना हुआ है। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में बना हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक हुए वो हुए आराम शाह। ये एक अयोग्य शासक थे और कुछ टाइम तक ही रहे। उसके बाद ये शासक नेक्स्ट जो हुए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम रहा 1210 से लेकर के 1236 तक। 1210 से लेकर के 1236 तक शासन किया किसने? इल्तुतमिश ने। और ये इलबरी तुर्क था, इसको इलबरी तुर्क कहा जाता था। और इसने जो है दिल्ली सल्तनत का पहला या वास्तविक सुल्तान था, तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सुल्तान का पहला वास्तविक सुल्तान था इल्तुतमिश। और सुल्तान के पद की स्वीकृति जो है ये इसको किससे प्राप्त थी? तो ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति प्रदान हुई थी इसको। और पहले ये क्या था? तो ये पहले ये बदायूं का सूबेदार था। पहले बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। मोहम्मद गोरी ने खरीदा था, इसलिए ये मोहम्मद गोरी को किसने? इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये मंगोल आक्रमणकारी जब चंगेज खां भारत के इसी के टाइम पे जो मंगोल आक्रमणकारी था, ये चंगेज खां, ये भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा है इस पर आया था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ही। और इसने आराम शाह को हराया कब था? तो ये 1210
में जो जूंद का युद्ध हुआ था, इसमें इसने आराम शाह को हराया था। और इल्तुतमिश के टाइम में राजधानी कौन सी थी, तो ये दिल्ली राजधानी थी। लाहौर से था ये पहले लाहौर थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी जो थी तो वो लाहौर हुआ करती थी, और लाहौर से इसने राजधानी इल्तुतमिश ने दिल्ली स्थानांतरित की थी। ये कई बार स्टेटमेंट में भी डाल दिया जाता है क्वेश्चन। और इसमें उपाधियों की बात करें तो इल्तुतमिश को सुल्तान आजम, अमीर उल उमरा और ईश्वर की भूमिका संरक्षक, ये सभी उपाधियां किसको प्राप्त थी, तो ये इल्तुतमिश को उपाधियां प्राप्त थी। और इल्तुतमिश के समय में ही जो सुल्तान का पद था ये वंशानुगत बनाया गया था। इसके पहले ये वंशानुगत नहीं था, तो ये सुल्तान का पद जो था तो ये वंशानुगत बनाया गया था। और इसे 1206 में खोखर जाति के जो विद्रोह दमन के कारण दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। क्योंकि मतलब ये भी इसको भी इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इस चीज़ का उल्लेख किया गया है, ये मिन्हास उस सिराज की पुस्तक है, ये तबकाते नासिरी, इस पे इसका उल्लेख मिलता है इस चीज़ का कि ये 1206 में खोखर जाति के विद्रोह दमन के कारण दास्ता से इसको मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये ग्वालियर विजय के बाद रजिया का नाम सिक्कों पर लिखवाया गया था। जब ग्वालियर विजय हो गई थी उसके बाद जो है ये रजिया जो थी इनका नाम ये सिक्कों पर लिखवाया गया था। और पहली बार जो है शुद्ध अरबी सिक्के कहाँ चलाए गए थे, तो ये पहली बार चलाए गए थे इन्हीं के समय में ही पहली बार इल्तुतमिश के समय में ही पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए थे। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलाया गया था, जो कि 175 ग्रेन का होता था। तो ये सभी कार्य किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में हुए थे। और इसे इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता था। सिक्कों का राजकुमार किसको, इल्तुतमिश को कहा जाता था। 1231 में इसने अपने बेटे नसीरुद्दीन का मकबरा भी बनवाया था। ये फैक्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें हमने पॉइंट टू पॉइंट मतलब लिखी हुई है। तो यहाँ 1231 में अपने बेटे नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। और इसमें जो ये 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर के एक ये 40 दल बनवाया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, तो तुर्कान ये चहलगामी। ये काफ़ी पूछ लिया जाता है, तुर्कान ये चहलगामी, ये मैचिंग में दे देता है कि इसका संबंध किससे था। तो ये कि ये 40 दल था, और इसको 40 दल इसलिए कहा गया था क्योंकि ये 40 योग्य जो तुर्क गुलाम थे इनको मिला करके बनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, इसे ये मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता था। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता था। और इल्तुतमिश ने पहली बार जो है मतलब एक ये रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था इल्तुतमिश ने। किंतु ये इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को राजा बनाया था। ये मतलब रजिया क्योंकि एक जो महिला थी तो इनका ये मतलब राजा बनना इतना सही नहीं समझते थे लोग उस टाइम पे। तो ये इल्तुतमिश जो था तो इसकी जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो तुर्क अमीर, उन्होंने इसके पुत्र रुकनुद्दीन को राजा बनाया था। अब बात करेंगे रुकनुद्दीन की। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो थे तो ये वास्तविक सत्ता इन्होंने अपनी माँ ये अपनी माँ, जो इनकी माँ का नाम था शाह तुर्कीना, के हाथों में दे दी थी। और ये जो है ये थी जो इनकी माँ शाह तुर्कीना, ये निर्दयी और निरंकुश शासक थी। उसके बाद ये कुछ टाइम तक ही रहे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी इनकी माँ के हाथों से सत्ता निकल करके फिर किसके, रजिया के हाथों में आ गई। 1236 से 40 के समय तक ये रजिया सुल्तान ने शासन किया। ये रजिया सुल्तान मतलब इम्पोर्टेंट है, तो ये काफ़ी पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो ये जन समूह के द्वारा रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके ये रजिया जो है 1236 से लेकर के 1240 तक ये मतलब अपदस्थ करके रजिया को सुल्तान बनाया गया था। ये एक जन समूह था, इसके द्वारा जो रुकनुद्दीन थे जिन्होंने अपनी माँ शाह तुर्कीना के हाथों में सत्ता सौंप दी थी, और ये काफ़ी जो है निर्दयी और निरंकुश महिला थी। तो इस कारण उसके बाद ये जन समूह के द्वारा रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके रजिया को सुल्तान बनाया गया था। और इसमें जो इसके प्रमुख विरोधी थे रजिया सुल्तान के, ये रजिया के इसमें ये निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची और इजुद्दीन सलारी थे। ये सभी प्रमुख विरोधी थे। और रजिया के टाइम में ही ये पहले टाइम पर जो है रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर दी थी और पुरुषों के समान वस्त्र धारण किए थे। ये ऐसा उस टाइम पे पहली बार किसी महिला जो थी उन्होंने, रजिया सुल्तान ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों के समान वस्त्र धारण किए थे। और इन्होंने जो है एतगीन को ये बदायूं का सूबेदार बनाया था। एतगीन को ये बदायूं का सूबेदार बनाया था। और जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर बनाया गया था। और अमीर हाजिब का पद किसको, तो ये अल्तूनिया को दिया गया था।
नेक्स्ट बात करेंगे, ये 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था और अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया था। ये रजिया के टाइम पे ही सारे मतलब कार्य हुए थे और रजिया ने जो है अल्तुनिया से विवाह कर लिया था और दोनों दिल्ली की तरफ जा रहे थे, किंतु यहाँ पर 13 अक्टूबर ये 1240 को ये कैथल हरियाणा में दोनों की हत्या कर दी गई थी, इसकी रजिया सुल्तान की और ये बहराम इनकी अल्तुनिया की। नेक्स्ट इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कई बार जो है ये स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक ये एल्फिंस्टन थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एल्फिंस्टन ने कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट शासक जो हुए वो हुए मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह ये कब से 1240 से लेकर के 1242 तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने एक ये नया पद का सृजन किया था। पद का नाम रखा था क्या? नायब मुमलिकात। नायब मुमलिकात के पद का सृजन किया था और इन्हीं के टाइम पे ये मुइजुद्दीन बहराम शाह के टाइम पे ही 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो शासक हुए थे वो थे कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर के कब 1246 तक रहे थे। इनकी ये डेट ये वाली जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1240 ये 1242 से लेकर के 1246 तक रहे थे अलाउद्दीन मसूद शाह। और समक्त जो इनकी मतलब टोटल पावर थी ये 40 अमीरों के पास थी। ये मतलब सिर्फ नाम के टाइप जो है शासक थे और टोटल जो है शक्ति किसके पास थी? तो ये 40 अमीरों के पास थी। ये बलबन अमीर हाजी के पद पर नियुक्त हुए थे। बलबन जो थे तो ये इनके टाइम पे ये अमीर हाजी के पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट जो शासक हुए थे 8वें, वो थे नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह ये 1246 से लेकर के 1265 तक शासन किया था इन्होंने और ये मतलब स्वभाव से काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे। नसीरुद्दीन जो है ये काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे। इन्होंने मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासिरी पर लिखी थी और ये काजी पद पर थे, काजी पद पर थे और ये इन्होंने ये तबकात नासिरी इसी पर लिखी थी, इनके स्वभाव पर ही। नेक्स्ट बात करेंगे, बलबन खां को एक ये उलूग खां की उपाधि धारण की थी। उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये बलबन को दी गई थी और यहीं पर ये बलबन को ही नायब ममलिकात का पद भी दिया गया था। नायब ममलिकात का पद जो है किसको दिया गया था? तो ये बलबन को दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे अब, नेक्स्ट जो थे वो थे बलबन। 9वें नंबर के शासक जो गुलाम वंश में हुए कौन थे? बलबन। ये 1265 से लेकर के 1287 तक रहे। ये भी इलबरी तुर्क थे और इनका वास्तविक नाम जो क्या था? तो ये बहाउद्दीन बहराम साहब, ये बहाउद्दीन बलबन था। नेक्स्ट इसमें ये 1233 में इन्होंने ग्वालियर विजय के जो है पश्चात बलबन को खरीदा था। किसने? ये 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात बलबन को खरीदा गया था। और एक ये नीति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी किसने? बलबन ने। रक्त और लौह की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये बलबन कौन थे? तो ये अफरा सियाब जो के वंशज थे और ये फिरदौसी के शाहनामा में इसका उल्लेख मिलता है कि ये अफरा सियाब के वंशज थे और इन्होंने बलबन ने चालीसा दल को ख़त्म कर दिया था। जो ये चालीसा दल था तो इसको ख़त्म कर दिया था किसने? बलबन ने। और राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि या नियामत या खुदाई माना था किसने? बलबन ने। और ये इसने उपाधियाँ इसको ये जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक ये पद था ये बरीद मुमालिक। ये बरीद मुमालिक जो था तो ये गुप्तचर विभाग को संगठित किया गया था। ये गुप्तचर विभाग था बरीद मुमालिक, इसको कहा जाता था क्या? बरीद मुमालिक को गुप्तचर विभाग कहा जाता था। और दीवाने अर्ज की स्थापना हुई थी। दीवाने अर्ज क्या था? तो ये सैन्य विभाग था। इन्हीं की ये सब बलबन के टाइम पे ही जो है हुए थे। और बलबन के टाइम पे ही एक ये जो है मतलब सिजदा और पाबोस प्रथा थी, इसकी शुरुआत हुई थी। सिजदा और पाबोस जो प्रथा थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। तो ये इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये बलबन के टाइम पर हुई थी। और ये नौरोज़ पारसी मतलब त्यौहार है, इसकी कब शुरुआत हुई थी? ये भी बलबन के टाइम पे ही शुरू हुआ था। और इसने अपने बलबन जो है इसने अपने पुत्र से कहा, बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। एक ये स्टेटमेंट दिया था बलबन ने, इससे कहा था, इसका पुत्र था बुगरा खां, उससे कहा था।
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो है शासक थे कौन, मोइजुद्दीन कैकुवाद। लास्ट जो शासक, ये 10वें शासक थे मोइजुद्दीन कैकुवाद। बाकी इनके बारे में चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, बाकी ये बलबन के उत्तराधिकारी थी और 1287 से लेकर के 1290 तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद ये शमसुद्दीन क्यूमर्स ने शासन किया था 1290 में, ये 11वें शासक थे। तो यहाँ पर ये जो टोटल मतलब शासक हैं इनको याद रखिए। और ये जो है कई बार मतलब इसका ये जो है टोटल वंश कौन कौन से हैं और इनका ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। और इसमें ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है खिलजी वंश को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।